12-13 मेंबर कम हुए हैं, अगर इनको शौक है अदम एतमाद लाने का तो ये 26 कम हो गए अदम एतमाद वाले दिन अपोजिशन के। चारों शरीफ माइनस हैं सियासत से, ये 2 मार्च की बजाय 3 मार्च कर ले, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूं शाहिद बेतला। अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद के लिए पर तोड़ रही है, लेकिन वुज़रा भी बाएतमाद और पुरएतमाद नजर आते हैं। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आपने सुन लिया, कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाना चाहती है तो शौक से लेकर आए। तहरीके अदम एतमाद आने की सूरत में 26 मेंबर्स अपोजिशन के कम हो सकते हैं। वो कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इन हाउस तब्दीली बिल्कुल नहीं आ रही, और मार्च के हवाले से भी अपोजिशन को ललकारते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मार्च भी करना चाह रहे हैं तो 2 की बजाय 3 करें। हमारे शो में कल ही नवीद कमर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से एक खबर भी शेयर की गई। उन्होंने कहा कि इम्कान मौजूद है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुश्तरका ज्वाइंट लॉन्ग मार्च कर ले, तो ऐसी सूरत में क्या हुकूमत के लिए खतरात बढ़ जाएंगे? ये भी खबरें जो लंदन से आ रही हैं कि तहरीके अदम एतमाद और इंतखाबात के हवाले से मामला तय पा गए हैं, मामला सेट हो गए हैं, लेकिन सिर्फ नए वजीर आजम के नाम पर अभी फैसला होना बाकी है, और इंतखाबात किस वक्त होंगे वक्त का तयन करना बाकी रह गया। बाकी तमाम मामला फिक्स हो चुके हैं। किससे फिक्स्ड हुए इस पर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च अगर ज्वाइंट होता है तो अपोजिशन जो हुकूमत की मुश्किलात हैं वो कितनी बढ़ सकती हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और वज़ीर आज़म और परवेज खटक साहब की तू मैं होती है और तल्ख जुमलों का तबादला होता है। पहली दफा हुआ है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम को हदफे और हरफे तनकीद बनाया गया हो, ऐसा इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा। इसको रूटीन की लड़ाई, इन फाइटिंग कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? और वजीर आजम लग रहा था जैसे खासे दबाव में है जब वो ये बात करते हैं कि अगर मेरी पार्टी मुझसे मुतमईन नहीं है तो हुकूमत किसी और को दे देता हूं। फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर यही ब्लैकमेलिंग जारी रही तो अपोजिशन को दावत दे देता हूं कि वो हुकूमत बना ले। और फिर शहबाज गिल के इस बयानिए और इस दावे की भी बात करेंगे जिसपे वो कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली डील मांग रही है हुकूमत से, और वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए और मुस्लिम लीग नून को शाहिद खाकान अब्बासी साहब लीड करेंगे। और इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और मेजर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब, सीनियर तजियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं मज़हर अब्बास साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। खबर आ रही थी कि मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन को भी मैसेज दिया गया था कि चूंकि ये रियासत की एक तरह से जरूरत है तो इसलिए तावन किया जाए, इसको पास होने दिया जाए। आपका क्या ख्याल है कि ऐसी बात है? देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ, लेकिन जो जो सूरत हाल है, देखिए मैं इतना तो कह सकता हूं कि ऑल इज नॉट वेल, लेकिन मेरे पास जितनी भी आपने बात की उसकी कोई तस्दीक शुदा चीज़ नहीं है मेरे पास, और ना मेरा ख्याल है आपके पास है। अब ज़राए आपके कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं। जो बात अंदर हुई वो ज़ाहिर है अंदर से ही बाहर आई। अब किसने किसने बाहर खबर दी, और जिसने बाहर खबर, क्योंकि मेरा जो भी सोर्स है या आपका जो भी सोर्स है वो इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि जो अंदर बातें हुई हैं वो किस हद तक काबिले एतबार हैं या नहीं हैं। लेकिन जाहिर है जब कोई एक चीज़ खड़ी होती है, एक हवा खड़ा होता है, और अब तो जो हमारी जर्नलिज्म हो गई है, सहाफ़त हो गई है, उसमें ख़बर की तस्दीक हो या तरदीद हो, उस पर बहस हो जाती है, और वही परसेप्शन बन जाता है जो परसेप्शन बनाया जाता है। दूसरी बात यह कि जाहिर है जो नूर आलम साहब की तकरीर है वो हमारे सामने सबने सुनी। उस तकरीर में बहुत वाज़े तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी से अच्छा मज़हर भाई, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए शेयर करूंगा कि फहद हुसैन साहब ने भी लिखा है, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को भी मैसेज कन्वे किया गया था कि बिल को पास होने दिया जाए।
नहीं, मैं तो अपने जराए से कहूंगा ना। जी 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 अभी जी भी अगर ठीक मैं कह रहे हैं। जाहिर है फाज साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, फाज साहब के जो सोर्स होंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट बहुत इस मामले में गार्डेड रहता हूं कि जब मैं कोई किसी चीज को कोट कर रहा हूं तो मेरे पास उसके लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। लिहाजा मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं जो चीज सामने आई है, जो चीज सामने आई है उससे ये तो लग रहा है कि चीजें बेहतर नहीं है पीटीआई के लिए। और जिस तरीके से नूर आलम साहब ने बात की है वो एक अनयूजुअल सी तकरीर थी, वो एक नॉर्मल तकरीर नहीं थी। परवेज खटक साहब का हमेशा से यही अंदाज रहा है अपनी पॉलिटिक्स का। वो नाराज होते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार वो मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। वो कभी भी एग्रेसिव पॉलिटिशियन नहीं रहे। वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मूव करते हैं, लेकिन बहुत ही शार्प तरीके से मूव करते हैं। लिहाजा उन्होंने पीटीआई को, वो रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में 2 इलेक्शन जितवा के दिखाए हैं। ट्रू। पहला इलेक्शन, अगर आप कहें भी कि पहला इलेक्शन जाहिर एक वेव थी इमरान खान की, उसकी वेव, लेकिन दूसरा इलेक्शन पहली मर्तबा रिकॉर्ड हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में कि कोई पार्टी कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म जीती है, और उसका उसका 100% क्रेडिट परवेज खटक को जाता है। लेकिन उसके बाद रिप्लेस कर दिया, तो वो खुश नहीं है परवेज खटक। लेकिन उन्होंने, वो कभी भी ना पार्टी छोड़ेंगे, ना इस पार्टी के अंदर मुझे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आता है, ना मुझे इस पार्टी के अंदर कोई इन हाउस तब्दीली होती नजर आती है। हाँ, हो सकता है कोई टर्न कोर्ट्स इधर से उधर हो जाए, वो अलग बात है। मुझे अब भी तमाम तर इन अफवाहों के बावजूद जो गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद की पार्लियामेंट की राहदारियों में, मुझे अब भी इमरान खान अपनी टर्म पूरी करते नजर आ रहे हैं। मुझे अब भी नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान आते नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, आप भी समझौता करते हैं मजहर अब्बास साहब से? नहीं, मजहर अब्बास साहब बहुत बैलेंस गुफ्तगू कर रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं वो इस तरह ही, वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी सियासत की हरकियात है ना जी, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारे जो स्टेक होल्डर कह लीजिए वो अपनी अपनी मार पे हैं। मैं मार पे ही है कहूंगा। हमारी वो लोग जो इनको पुष्टपनाही करना कहते हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या नक्शा बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगर विद इन पीटीआई को चेंज आनी है तो क्या परवेज खटक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आधी वक्त के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो तो चाहेगी कि साल 1.5 साल के लिए भी अगर बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इस सबसे मैं कुछ कर लेगी। लेकिन शायद नून लीग इंटरिम पीरियड के लिए आने को तैयार नहीं है 1 साल के लिए। उनका ख्याल है कि ऐसा वजीर आज़म बनाया जाए जो असेंबली को तोड़ दे और 5 साल के लिए इलेक्शन हो जाए। ये मैं बात मालूमात की बुनियाद पर नहीं कह रहा, उन खबरों की बुनियाद पर ही कह लीजिए कह रहा हूँ जो मुझ तक पहुंची है। उन्हें खबरें कह लीजिए, वह कह लीजिए, या लोगों के तज़किये कह लीजिए। इसलिए एक ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए तो शायद शहबाज शरीफ जो समझते थे कि परवेज अशरफ जैसा कोई शख्स उनकी तरफ से वजीर आज़म होगा, लेकिन नवाज शरीफ का गालिबा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होगा। जरदारी जब बिलावल को खुद आना चाहेंगे तो ऐसी सूरत में वो इसको पसंद नहीं करेंगे। तो कोशिश हो सकता है कि जैसा ये आप तज़किया बता रहे ये हो कि शायद खाकान अब्बासी को आर्जी मुद्दत के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए और वो असेंबली तोड़ दे। यानी जो मुकाबले तमार होंगे वो असेंबली तोड़ देंगे, असेंबली तोड़कर 5 साल के लिए इलेक्शन हो। तो आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, इन हाउस चेंज आ सकता है? तहरीक अदम एतमाद इस सूरत में आ सकती है, नून लीग की नजर में ये कह रहा हूं कि अगर वो आने वाला वजीर आजम असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हो और एस्टेब्लिशमेंट भी इसके लिए तैयार हो कि इलेक्शन फिर 5 साल के लिए हो। ये नहीं कि 1 साल के इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाए, 5 साल के लिए इलेक्शन हो। और वो इस सूरत में हो सकते हैं कि जब वजीर आजम असेंबली को तोड़े और इस सूरत में 5 साल के इलेक्शन हो तो शायद वो इस मामले में आगे आने को तैयार है। वरना ना नून लीग आने को तैयार है, ना कोई इस बोझ को उठाने को तैयार है जो पीटीआई ने इस कौम के सरों पे लाद दिया है। और यकीनन नाजुक सूरत हाल है। हो सकता है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हमारी सॉवरेनिटी के मामला की खबरें आ रही हैं, ऑटोनॉमी की भी खबरें आ रही हैं, इकोनॉमी के हवाले से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी को उससे लिंक किया जाए, तो हो सकता है कि हमारे एजेंसियों में भी इस बारे में कुछ हलचल हो, कुछ सोच हो। फिर ये वो साल है कि एक्सटेंशन का मसला भी जेर बहस आता है कि नहीं आता है, उसको इस वक्त उठाया गया है, उसको इस वक्त उठाया गया है। उसका इस वक्त उठाया जाना जो है वो माने खेज है, यानी कि उठाए जाने की कोई जरूरत थी नहीं, क्यों उठाया गया है ये बात इंपॉर्टेंट बनती है और सारी चीजें बताती हैं कि कोई चेंज आ सकती है।
चेंज आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बिल्कुल ठीक है। जनरल एजाज जवान साहब, इत्तेहादियों के बगैर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो सकती है, इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है? कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आप देख रहे हैं कमिंग डेज में सर? शायद साहब, एक तो मैं इन तीनों दोस्तों को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के मुकाबले में लीस्ट इन्फॉर्म्ड आदमी हूं। मेरे पास ना कोई खबर है, ना मेरे कोई वसाइल हैं। मैं सिर्फ इतना देखता हूं हालात को कि हमारे मुल्क में सियासतदान सियासत करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए और वसाइल और ताकत को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये बात मेरी में कोई हकीकत है या ऐसी रियलिटी है, तो फिर दो बड़ी पार्टियां जो बरसरे इक़्तिदार हैं, ये इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहेंगी, चाहे उनके अंदर परवेज खटक हो या महमूद खान हो या आसिफ अली जरदारी हो। ये लोग बरसरे इक़्तिदार हैं और बरसरे इक़्तिदार रहना चाहेंगे। दे विल नॉट रॉक द बोट इन अ मैनर कि इनके भी इक़्तिदार जाता रहे। तो इन दो रियलिटीज के बगैर अदम एतमाद हो नहीं सकता। ना इत्तेहादी इस साल अलग होना चाहते हैं, न पीपल्स पार्टी अपने सूबा खोना चाहती है, और न ही पीटीआई के अरकान इक़्तिदार से अलग होना चाहते हैं। तो इस वजह से ना अदम एतमाद आएगा, ना उसके इम्कानात हैं। तो बाकी रही बढ़के, वो मैंने अपने यंग डेज में एक फिल्म देखी थी मौला जट और उसमें मौला जट और नूरी नत दो किरदार थे बड़े इंटरेस्टिंग, और उनकी बढ़कें बिल्कुल ऐसी ही होती थी कि नहीं 2 दफा नहीं, तुम 4 दफा हमें गिरा के देख लो, तुम्हारे 12 अरकान नहीं 26 अरकान अगर हाजिर होंगे। ये कहते हैं ये जाने वाला है, हम शाम को आ रहे हैं। एक कहता है मुझे मैसेज आ गया है, एक कहता दूसरा मुझे मैसेज आ गया है। लेकिन अगर फहद की बात, एंड आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर फहद साहब, एंड जैसे मजहर भाई ने कहा कि उनके रिसोर्सेज भी यकीनन क्रेडिबल हो सकते हैं। अगर ये एक मैसेज की मार है अपोजिशन कि इनको मैसेज आ जाए तो ये बिल पास कर देते हैं, मनी बिल, और फिर उस मनी बिल पे सियासत करते हैं कि ये अवाम दुश्मन मनी बिल लाया गया है। सोवरेनिटी जो है वो गिरवी रख दी गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है, पाकिस्तान की मुईशत पे कंप्रोमाइज कर दिया गया है। ये सियासत करते हैं बाहर, और अगर एक इशारे पर कौमी मफाद में यही बिल वो पास कर देते हैं, तो आप किससे तब्दीली की तवक्को रख रहे हैं? तो ये अगर एक मैसेज की मार है अपोजिशन, तो लेट्स वेट फॉर 2023, गुड और बैड। हाउ सक्सेसफुल इमरान इज आने वाला वक्त बताएगा। या अभी लेट्स से अगर हम ये भी कहें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके और नाकाम हो गए हैं, इवन देन वो 2023 में इंतखाबात की सूरत में ही मे बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ही मे लूज, ही मे बी सिटिंग ऑन द अपोजिशन बेंचेस, हेवंस विल नॉट फॉल। लेकिन इनमें जो डिवीजन है, जो शरीफ हाउस में डिवीजन है, व्हाई वुड नवाज शरीफ कम बैक, जबकि वो और उनकी साहबजादी लीगली नाअहल हैं सियासत के लिए? तो वो क्यों अपने भाई को इक़्तिदार देके और भतीजे को इक़्तिदार देके आगे करेंगे? वो तो जब अहल भी थे और अलग हुए थे, और अभी उनकी साहबजादी अहल थी, तो उन्होंने इक़्तिदार खाकान अब्बासी साहब को दिया था, शायद खाकान अब्बासी को। लेकिन वो तो बताया जाता है जनरल साहब के शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रहना चाहते थे, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते थे। देखो जी, रहने कौन वजीर आला वजीर आजम नहीं बनना चाहता? ये तो देखें, इनका क्राइसिस ये है, जैसे अभी कहा ना हमारे दोस्त, मैं आई एम सॉरी, सजाद साहब ने, यस, साजिद मीर साहब ने, उन्होंने एक अच्छी चीज की निशानदेही की है कि आपको जमाली और शौकत अजीज के दरमियान ट्रांजिशन वाला प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात हुसैन नहीं मिल रहा, जो 3 महीने बाद कह दी मैं अलग हो जाता हूं। एग्जैक्टली। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढ लें जो आके असेंबलियां तोड़ दे और इनकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात करवा दे। बिल्कुल ठीक। तो ये दूसरी अनहोनी है जो हो नहीं सकती, और इक़्तिदार से पीपल्स पार्टी अलग होना नहीं चाहेगी। आप तो कोई भी एविडेंसेस नहीं देख रहे हैं, ना तहरीके अदम एतमाद के और ना ही अर्ली इलेक्शंस के। बिल्कुल ठीक है। नो प्रोबेबिलिटी,
मेरी लिमिटेड सेंस में इसके इम्कानात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लॉन्ग मार्च पे बात करते हैं कि लॉन्ग मार्च अगर पीडीएम और पीपल्स पार्टी का ज्वाइंट हो जाता है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर सिनेरियो पॉलिटिकली क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम बुखारी साहब, कमिंग डेज में अपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद आ सकती है? देखिए, ये बातगश्त तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब पीडीएम तश्कील पाई थी और 26 पॉइंट एजेंडा उसका बना था, तो उसमें भी ये शामिल था कि इन हाउस चेंज के लिए यानी कोशिशें की जाएंगी। अब फिर एक बार उसकी बातगश्त जो है वो और ज्यादा ऊंची आवाज में सुनाई दे रही है। तो अब देखना यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी, पीडीएम की सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, अलग अलग रहेंगी, तो कोई भी तहरीक इस किस्म की जो है वो मंजूर नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल करेगी अपोजिशन, लेकिन ये कोई तारीख नहीं है पाकिस्तान में कि अदम एतमाद के जरिए कोई हुकूमत खत्म हुई हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सलीम बुखारी साहब, ये कहा जा रहा है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी जॉइंट लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उसके नतीजे में हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? उसके बाद तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकती है, या उस सूरत में भी मुश्किलात नहीं उतनी पैदा हो सकेंगी? देखिए, पहली बात यह है कि ये ख्वाहिश तो जरूर है कि दोनों जमातें मिलकर एहतजाज करें, लेकिन अगर आपको आसिफ जरदारी का बयान याद हो, जिन्होंने कहा कि पीडीएम में दोबारा पीपल्स पार्टी के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो अगर अलग अलग रह के दोनों तहरीक चलाएंगे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा जिसके नतीजे में कोई हुकूमत जो है या प्राइम मिनिस्टर साहब फारग होकर घर चले जाएंगे। तो देखना यह है कि अगर इनका मर्जर हो जाता है, फिर से दोबारा ये पीडीएम के फोल्ड में आ जाती हैं, तो फिर इम्कानात हैं कि हुकूमत को इसका प्रेशर भी फील हो और इस किस्म की कोई कोशिश कामयाब भी हो सके। अगर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर अब्बास साहब, नवीद कमर साहब कल कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे भी जॉइंट लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में भी हुकूमत कायम दायम रहेगी, सरवाइव कर जाएगी? बिल्कुल। अगर देखिए, उन्होंने लॉन्ग मार्च का कहा है, उन्होंने धरने का नहीं कहा। तो आप यहां से मार्च करके वहां चले जाएंगे, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर लेंगे, कितना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे ये भी हमें देखना है। डेट मोस्ट प्रॉब्ली 27 फरवरी पे ही एग्री करेंगे या इन बिटवीन कुछ करेंगे। लेकिन अगर हो भी जाए तब भी मुझे गवर्नमेंट तो नहीं जाती नजर आ रही। देखिए, लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट्स नहीं जाया करती, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट जाया नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट अंडर प्रेशर जरूर आ जाती है। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी ये डिवाइडेड ऑपोजिशन है। इस ऑपोजिशन के तकसीम ने इस हुकूमत को मजबूत रखा है, वरना इसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप देख लें, जैसे आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन तक देख लें, उसके बाद की सूरत हाल देख लें, कोई एक मूव ऐसी नहीं है। यहाँ सज्जाद मीर साहब और सलीम बुखारी साहब एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। मैंने अपनी सियासी उसमें कभी भी, मैंने इन 40-45 साल की जो सहाफत की है उसमें मैंने कभी भी इतनी तकसीम ऑपोजिशन नहीं देखी, इतना कमजोर ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं देखा। और ये कामयाबी इमरान खान की है। बाय डिफॉल्ट इमरान खान को फायदा होता है, वो बड़े बड़े क्राइसिस से निकल आए, इसलिए कि अपोजिशन जोर लगाने वाली रही नहीं। तो वो अपोजिशन मुझे आज भी उतनी ही तकसीम नजर आती है, ट्रस्ट डेफिसिट आज भी उतना ही नजर आता है। लिहाजा जब ट्रस्ट डेफिसिट हो तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, ये अब कहा जा रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती भी है तो अपोजिशन के नंबर्स कम हो सकते हैं, हुकूमत के नंबर्स नहीं कम होंगे। इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखें, एक बात तो यह है कि जो हम बात कर रहे हैं कि डिवाइडेड है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और सचमुच ऐसी डिवाइडेड अपोजिशन मैंने भी कभी नहीं देखी। किस्सा ये है कि धरने इमरान खान के और ताहरुल कादरी के अलग अलग हुए थे, उनकी मार्च भी अलग अलग हुई थी। नताए तो खैर जो निकलने थे वो निकले थे, लेकिन ये था कि बहुत अरसे तक उन दोनों का इम्पैक्ट एक तरह का इकट्ठा पड़ता रहा था, जो हो जाया करता है। लेकिन कोई भी तहरीक अदम एतमाद इस मुल्क में कामयाब नहीं हुई उस वक्त तक जब तक एस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हो। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है
ऐसा भी हमारी तारीख में आया असलम बेग के जमाने में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ कि फौज को खुद अपने 2 आला तरीन अफसर जो थे वो कुर्बान करना पड़े। अदम एतमाद की तहरीक चांदा मांगा और मरी और पता नहीं क्या क्या जरूरत से इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद कामयाब नहीं हुई। उन्होंने विड्रॉ किया या खुद उसकी नाकामी किसी और वजह से होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये वाकया भी हुआ है। और अगर हम देखा जाए कि आज की सूरत हाल में बहुत सी चीजें इमरान के हक में जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खिलाफ जा सकती है। सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि सब स्टेक होल्डर एक हो जाए तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, देखिए तहरीक अदम एतमाद को पार्टी के अंदर अगर बगावत ना हो तो भी हो सकती है। ये जो 3 लोग हैं, काफ लीग है, GDA है या MQM है, खासी करीब से मैं जानता हूं इन्हें भी, और हमारे सारे दोस्त सलीम बुखारी साहब भी जानते हैं, मजहर अब्बास साहब तो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये मैं नहीं कहता एक इशारे के मुंतजर है, मैं सिर्फ ये जरूर कहता हूं कि इन पर आप ये एतबार नहीं करें कि ये कल क्या करते हैं क्या नहीं करते। जब भी ये करेंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद के हक में आएंगे तो मुतफिका तौर पर आएंगे, और जब ये आ जाएंगे तो तहरीक हो जाएगी और अंदर के भी लोग हैं वो बाहर निकलते दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त बात यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद हो भी जाए तो आगे मुल्क का क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक, इस पे गौर कोई तैयार नहीं है, ये बोझ उठाने को कोई तैयार नहीं है आसानी के साथ। मुस्लिम लीग भी कहती है कि कैरम वजीर आजम लाओ, कहती है, मैं नहीं कहता, मैं उनकी तबियत पे नहीं कह रहा, मेरा अंदाजा ये है और मेरी इंतलाज ये है, वो कहती है कैरम वजीर आजम लाओ जो असेंबली तोड़कर 5 साल के लिए इलेक्शन कराए। ये भी कहा जा रहा है, आपने खुद भी मेंशन किया है मीर साहब के बहुत सारे नामों पर गौर भी हो रहा है, परवेज अशरफ साहब के नाम पे भी गौर हुआ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और आपके पास मजहर भाई, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि अपोजिशन किसी इंटरिम पीरियड के लिए वज़ीर आज़म के नाम पर डिस्कस कर रही हो? नहीं, मेरे पास ऐसी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस चीज को डिस्कस हो रहा है। अभी तो पहले ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना खेल खेल रही है, PMLN अपना खेल खेल रही है, ये इस वक्त वो है। और दोनों के दरमियान प्रॉब्लम यही है कि खेल खेले जा रही है सियासत के। जी बिल्कुल शाहिद साहब, जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर, मैं अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, परवेज खटक साहब और वज़ीर आज़म के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, बड़ा रेयर है कि हमने PTI की पार्लिमानी इजलास में इस तरह की डेवलपमेंट देखी हो। ये इन फाइटिंग को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि फिशर्स जो हैं वो मोर डीपर हो रहे हैं? मैं सब कहूंगा कि एक पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर है कि वो अपने चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर को दे कैन कॉल स्पेड अ स्पेड एंड कैन अपोज हिम इन द कैबिनेट मीटिंग, और तनकीद कर सकते हैं। अ वेरी गुड कल्चर, वेरी गुड पॉलिटिकल कल्चर जो किसी और पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई थिंक अ गुड जॉब डन। इख्तलाफात हैं, बहस करें और उसको खत्म करें। लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज जो बार बार सब कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि बरसरे इक्तदार पार्टी कभी अपोजिशन में हुई है? पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार है, हम उसे अपोजिशन में गिनते क्यों हैं? और ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, 4 एक तरफ, 6 एक तरफ, 5 एक तरफ, भाई इतनी सीटों के साथ हुकूमत में शेयर मिल गया, ये क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल सही है। किसके कहने पे आए, कौन लाया, जहाज में आए या मैसेज के जरिए आए, आ गए हैं इक्तदार में, अब वो इक्तदार क्यों छोड़ेंगे? चूंकि पॉलिटिकल बैगेज बढ़ रहा है, हर एक का पॉलिटिकल बैगेज बढ़ रहा है, बैड गवर्नेंस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, अपनी ये एक लॉजिक है सर। इनका बैगेज क्या है? इनका बैगेज रहा क्या है? सर PTI तो बड़ी जमात है ना, आज भी अगर पंजाब में इलेक्शन हो, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, तो PTI दूसरे नंबर की बड़ी जमात बन के उभरेगी फिर भी इन एनी केस। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि PTI ये बैगेज, मैं तो बात कर रहा हूं इत्तेहादियों की। जी, जिन इत्तेहादियों की सीट एडजस्टमेंट की वजह से 4 सीटें आई हैं, वो अगली दफा अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो 2 भी नहीं आएंगी। लेकिन आप देखिए 6 सीट्स आई हैं MQM की, अगर वो अगली दफा इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो उनकी 14, 15, 16 आ सकती हैं। उनकी 20, 22 सीट्स रही हैं। उनका गिला तो यही रहा है ना कि PTI को हमारी सीट्स दी गई हैं। 14 सीट्स जो PTI कराची से जीत गई, वो MQM कहती है हमारी सीट्स थी। ये भी वही वो जो है ना पुराना रिकॉर्ड है, बीटन ट्रैक है कि ये ना होता तो मेरी 14 होती, आज 6 रह गई हैं क्योंकि सीटें जिता दी गई हैं।
और भाई अगर जिता दी गई है तो फिर सब्र को 23 तक बिल्कुल वशदहरी। हाँ, बिल्कुल तो ठीक मुझे है। नहीं लगता कि इनमें किसी में कोई जान है। ये अपने वक्त का इंतजार करें। और सजाद मीर साहब की बात में बहुत वजन है कि आने वाले वक्त में होगा क्या, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क की मुईशत कहां जा रही है। और ये जो अशराफिया और अवाम में बढ़ता हुआ गैप है ना, ये खुदा ना खास्ता एक तूफान की सूरत इख्तियार न कर जाए, जो बिल आखिर करेगा 5 साल बाद करे या 10 साल बाद करे। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल एक दिन होना है, बिल्कुल ठीक ये है। एक दिन होना है, क्योंकि अशराफिया रहती है महल्लात में, बशमूल मेरे फार्म हाउसेज में रहते हैं हम जी बिल्कुल ठीक है। V8 पे सफर करते हैं, BMW एंड मर्सिडीज हमारी सवारियां हैं। और वो जो रोजगार के जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनकी तादाद में इतना इजाफा हो गया है कि ये 2000 से 2200 आदमी या चलो 5000 अफराद मुल्क के तमाम तर वसाइल पे काबिज हैं। और ये बढ़ता ही चला जा रहा है इनका तसल्लुत। बिल्कुल ठीक और है। जो गरीब आदमी है, जिसके वसाइल हैं, जो असल में वारिस है, वो उनसे महरूम तर होता जा रहा है। ये जो डिवीजन है, ये जो गैप है, अब अशराफिया में किन किन को शामिल करना है, आप चारों मुझसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हैं, उन सबको शामिल कर रहे हैं। उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और ये डिवाइड खतरनाक से खतरनाक तर होती जा रही है। खुदा के लिए इसको रोकें, वरना 5 से 10 साल बाद शायद हम बहुत बड़ा खून खराबा देखें। बिल्कुल ठीक है। आप लीड कैप्चर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम के जो वसाइल हैं उस पर लीड कैप्चर है। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वजीर आजम दबाव में नजर आए हैं। जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सज्जाद मीर साहब, आपको वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दबाव में नजर आए जब वो ये बात करते हैं कि अगर आप मुतमईन नहीं है तो हुकूमत किसी और को दे देता हूं? नहीं, यकीनन दबाव में वो हैं, वरना वो इस किस्म का रिएक्ट नहीं करते। जो उनका मजाज है और जो पार्टी की तारीख रही है, उसमें इमरान खान जो थे वो तसव्वुर नहीं करते थे कि उनकी कोई मुखालफत इस लहजे में की जाएगी। ये तो एक हकीकत है कि वो दबाव में हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। और उनका कहना कि 3 माह पार्टी के लिए अहम है। देखो, ये कुछ सितारों की चाल से या जायके से या किसी रूहानियत से अगर मालूम किया हो तो मुझे नहीं मालूम। ये उनका तजिया भी हो सकता है। उसमें कई चीजें हैं जो इन 3 महीनों में हो सकती हैं, हो रही हैं। देखिए, पहली बार आपको ये भी तो करना पड़ा कि IMF का इजलास मुअक्कर कराना पड़ा, क्योंकि बिल पास होने में कुछ वक्त लगा है आपको। वो क्यों लगा है मुझे नहीं मालूम। कोई इशारा था, कोई फोन था, कोई क्या था, कोई खुशामद थी, किसी को कुछ कहना पड़ा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तो लगा ना जी, वरना कौन चाहता था पाकिस्तान में कि जब वो तारीख आ जाए तो उसको मौखर करने की दरखास्त पाकिस्तान करे और IMF अनाउंस करे कि पाकिस्तान की दरखास्त पे मौखर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है। फिर जी, ये मुझे आगे बढ़ना है, 2 मिनट रह गए हैं मेरे पास। शहबाज गिल साहब ने आज जो दावा किया है कि शरीफ फैमिली डील मांग रही है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, आपको इसमें कोई वजन नजर आता है सर? कि मैं अमूमन शहबाज गिल की बात पर तबसरा नहीं किया करता। हमारे टैक्सों पर पलने वाले एक शख्स जो ना अवाम का नुमाइंदा है, पता नहीं कहां से आया है और उसका काम क्या है। अगर किसी काम के लिए बुलाया गया है वही यूसुफ की तरह, तो भी बात बनती है। वो सिर्फ बयान देने के लिए रखा हुआ है। मैं उसकी किसी बात का ना जवाब दिया करता हूं ना उस पर गौर किया करता हूं। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आपके ख्याल में वजीर आजम साहब पे दबाव था जब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मुझे ब्लैकमेल इसी तरह से करते रहे तो मैं अपोजिशन को भी दावत दे सकता हूँ हुकूमत बनाने के लिए? क्यों कहा? देखिए, उनका मजाज है एक फास्ट बॉलर का। जब उनकी बॉल पे छक्का लगता है तो दबाव आता है, अगले 2 डॉट बॉल करा लेते हैं, एवरेज ठीक हो जाती है। तो बस इतनी सी बात है। और शहबाज गिल साहब सही कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब देखो, इंजरी के बाद की बॉलिंग तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए शहबाज गिल साहब, मैंने आपको इब्तदाई तौर पे कहा था, शायद कुछ लोगों को बुरा लगा हो, कि नूरी नत और मौला जट 2 बड़े मजेदार किरदार थे। इधर से एक वॉली आती है ना डायलॉग की, उधर से गंडासा लहराता है और दूसरी वॉली आ जाती है। तो बस बात इतनी सी है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन है, एक दूसरे को जिच करने के लिए जुगतबाजी हो रही है।
और जुगत बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसको ऐसे ही लें आप। बिल्कुल ठीक, बहुत मजेदार तबसरा की है जनरल साहब आपने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सजाद मीर साहब, आपके सलीम बुखारी साहब, आपके मजहर अब्बास साहब, आप तीनों के वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।